아. 뭐라고 말했잖아, 수고해서. कहते हैं कि राजनीति कब अपने पायदान को छोड़ करके दूसरे की हो जाए, ये शायद इसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना इन राजनेताओं को समझना। बांग्लादेश में जो भीतर चल रहा है वो सब हम जानते हैं। बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी चर्चा है। चारों तरफ केवल अगर मांग है, चर्चा है, डिमांड है तो किसकी? हिंदुत्व की। हिंदू वहां का खतरे में है। ये तमाम बातें तो चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो बांग्लादेश में आग लगी है वो आग पूरी तरीके से भारत उसकी आंच में कैसे आ रहा है, ये फिक्र का विषय है। और इस फिक्र को समझना भी जरूरी है कि इसके पीछे क्या कुछ राजनीति गढ़ी जा रही है। आपको बड़े बड़े टीवी मीडिया रिपोर्टर्स के माध्यम से ये बातें तो पता चलती हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। राजनीतिक दलों में ये बात तो आपको पता चलती है कि किस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे पर बोल नहीं रहा है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिर जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें भारत की सुरक्षा का मुद्दा कहाँ है? जो बांग्लादेश के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ की आवाम ही तय करेगी कि अब भारत के बांग्लादेश के साथ में कैसे संबंध होंगे, तो ये सवाल होना ज़रूरी है, ये फिक्र होना ज़रूरी है कि आखिर अभी तक वो चीज़ें कहाँ थी। और जिस तरीके से शेख हसीना को भारत में शरण दी गई है, भारत में शेख हसीना यहाँ रह रही हैं, वो वहाँ के बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कितना खतरेदार है और वहाँ पर किस तरीके से जो वर्तमान में भारत में तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, भारत के में लोग किस तरीके से सुरक्षित अपने आप को महफूज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको देखिए बताते हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, किस तरीके से वहाँ पर धार्मिक स्थलों को यानी कि हिंदू मंदिरों को टारगेट करके उनको फूंका जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर महिलाओं के साथ में जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार रेप हो रहे हैं, किस तरीके से खून खच्चर हो रहा है, ये सब देखने को वायरल होगा और सोशल मीडिया पर इस वक्त आपको मिल भी जाएगा। लेकिन सवाल है इस पर चुप्पी क्यों है? लेकिन सवाल है कि बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर्स इस पर क्यों नहीं बोलते और वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं से हमें कहते हैं ना कि सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि वो बांग्लादेशी हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू अगर कहीं बाहर रह रहा है तो हमें उससे सहानुभूति खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बातें जो हैं राजनेताओं पर भी लागू होती है। और बीते दिन सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने ये बात भी कही थी कि गाजा से तो इतनी हमदर्दी है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से विपक्ष को हमदर्दी क्यों नहीं। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर लौटते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से बांग्लादेश के नेता क्या क्या वहाँ पर बोल रहे हैं। BNP जो वहाँ की पार्टी है, वहाँ के वरिष्ठ नेता जो हैं अमीर खसरू मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड है, यानी कि शेख हसीना को उन्होंने मोस्ट वांटेड बताया है, जिन पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के हनन सहित कई आरोप हैं। उन्होंने कहा है कि हसीना को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कथित अपराधों, हत्याओं, जबरन लोगों को गायब होने से लेकर के अरबों डॉलर की जो हेराफेरी की है, जैसे बड़े पैमाने पर इसे भ्रष्टाचार कहा जाएगा, उन सब मामलों में न्याय का सामना आखिर उनको करना पड़ेगा। वहीं खालिद जिया की तरफ से भी इसको लेकर के टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर, पहले तो आपको ही बता देते हैं और क्या पार्टी के लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हसीना का भारत में रहने का फैसला उनका और भारत की सरकार का है। पार्टी के एक नेता यह भी कहा है कि लेकिन बांग्लादेश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे, यानी कि अब वहाँ की आवाम ही तय करेगी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रहेंगे। अच्छा, BNP के और बड़े नेता क्या लिखते हैं? पार्टी ने भी कहा है कि अगर भारत में शेख हसीना की मदद करेगा तो सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि जो सहयोग है, यह बयान वहाँ की विरोधी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं और खालिद जिया की तरफ से भी यही कहा गया कि अगर वो भारत में रहती हैं तो बाकी के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो बाद में तय होंगे, आवाम तय करेगी किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर होंगी। अच्छा देखिए, गौर करने वाली बात क्या है और विषय क्या है वो समझिएगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम जो सरकार गठित हुई है, 16 लोग जिसमें शामिल हैं, उसमें हसीना के विरोधी यानी कि नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद हैं। वो दो बड़े नेता हैं जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे को भड़का करके वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को इस्तीफा दे करके वापस आना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों में वहाँ पर मुद्दा क्या था? आरक्षण का।
युवाओं ने मुद्दा क्या उठाया कि वहां पर जिस तरीके से आरक्षण बांटा जा रहा है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है, जो योग्य बंदे हो उनको आप दीजिए। लेकिन तस्वीरें ऐसी आती हैं कि हंसी भी आती है उस पर जिक्र करते हुए। वो युवा क्या योग्य हैं जो अपनी ही प्रधानमंत्री के वस्त्र लेकर के यूं लहराते हैं? वो युवा योग्य हैं जो बात करते हैं कि हम आगे चल करके अपने देश का भविष्य उज्जवल कराएंगे? वो जो सड़कों पर इस तरीके से आ जाते हैं, वो जो प्रधानमंत्री आवास में घुस करके सामान चुरा करके लेकर के जाते हैं, आखिर ये आरक्षण का मुद्दा था या वहां पर हिंदुओं को टारगेट करने का मुद्दा था या तख्ता पलट का था या फिर भ्रष्टाचार का था? ये सवाल वहां की सरकार से भी उठता है, जो लगातार भारत पर आंच आने की बात कर रही है, भारत के गिरेबान पकड़ने की चर्चा कर रही है कि किस तरीके से वहां के अवाम ये संबंध बनाएंगे, क्योंकि शेख हसीना को यहाँ पर शरण दी गई है। लेकिन ये चर्चाएं जो है आम नहीं है, इस पे सवाल होना जरूरी है कि आखिर हर बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कहा जा रहा है कि शेख हसीना को यहाँ शरण मिली, इसलिए वहां पर हिंदुओं पर बोलबाला होने लगा, हिंदुओं पर बड़ा बड़ा टारगेट होने लगा। लेकिन किस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंदू वहां पर इकट्ठा होकर के हरे राम हरे कृष्णा के नारे जो लगाए हैं, जो उन्होंने उनका भजन कीर्तन किया है, वो बताता है कि अगर हिंदू एकत्रित हो जाए तो यकीनन ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन हिंदू एकता, राजनीति, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हर एक हिंदू को तोड़ने का काम करती है और उस एकता को भी भंग करती है। फिलहाल देखना होगा और क्या कुछ इस पूरे अपडेट आने वाला है, क्योंकि अभी तक का अपडेट यही है और भारत किस तरीके से इस मुद्दे पर काम कर रहा है, राजनेता किस तरीके से अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पे बड़े बड़े एजेंडा चलाने वाले किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ